नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में, जो कि अभी आरबीआई ने की तरफ से ऐसी खबर आ रही है कि ये लोग एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं आरबीआई वाले कि हमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है उसको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करना उसका शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है उसका उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो होती क्या है एक्चुअली। तो दोस्तों, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है कि आरबीआई इसका इस्तेमाल करती है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, और ये अभी नया आरबीआई ने इसको चालू किया है। अभी ये 2018 में इसके ऊपर बिल पास हुआ था, उसके बाद से ये कानून बन चुका था, लेकिन अभी तक आरबीआई ने इसका उपयोग करना शुरू नहीं किया था। अब आरबीआई कंसीडर कर रही है कि हम जल्दी से जल्दी इसका यूज़ करना शुरू करेंगे। अब एसडीएफ में क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ में क्या होता है कि जितने हमारे इंडिया के जितने भी बैंक है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन पे जब भी एक्स्ट्रा अगर कोई उनके पास मनी बची हुई है, पैसा उन पे अगर एक्स्ट्रा उनको लग रहा है उनके पास है, तो वो आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं। बस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में अलग जो है वो ये चीज़ है कि इसके बदले उन्हें कोई भी बॉन्ड नहीं मिलेगा आरबीआई की तरफ से। जैसे आपको पता होगा, जब रिवर्स रेपो रेट के अंदर अगर आरबीआई जो होता है वो पैसे लेता है किसी भी बैंक से, तो उनको वो बॉन्ड साइन करके देता है कि आपसे हमने इतने पैसे लिए हैं, इसमें हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट देंगे। तो वो भी लिक्विडिटी कम करने का एक मेजर होता है, लेकिन उसमें उन्हें सारे बैंकों को बॉन्ड देता है आरबीआई अपनी तरफ से। लेकिन जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, इसमें इन्हें कोई भी कोलेट्रल नहीं मिलेगा, जो भी जितने भी बैंक्स हैं। हालांकि ये पैसा जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई इनको बॉन्ड नहीं देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो पैसा वहाँ पे जमा करेंगे उसके ऊपर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट भी देगी। आरबीआई ने हालांकि ये साफ कर दिया है कि जितना इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक्स को रिवर्स रेपो रेट के अंदर पैसा जमा करते हैं जब वो आरबीआई में, तो मिलता है उन्हें, उससे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के थ्रू पैसा जमा करते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होता लिक्विडिटी क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होता है। जब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश है, इसके अंदर जब पैसे का सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रुपये का जो नोट है इसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है करेंसी का, तो उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी जो है वो बढ़ गई है देश में। इसके कई सारे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आप देखोगे कि अगर हमारी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर देश में अवेलेबल हो जाएगी, तो क्या होगा, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। यानी कि आप ऐसा देख सकते हो, सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हो कि अगर हम बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हमारे देश में हो जाएगी पैसे की, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है रुपए की वो और गिर जाएगी, डिटेरियोरेट कर जाएगी डॉलर के टर्म्स में। यानी कि जैसे अभी अगर 75 रुपये पे एक डॉलर मिल रहा है, तो अगर वैल्यू और कम हो जाएगी रुपए की, तो आगे चल के 80 रुपये 85 रुपये में भी एक डॉलर मिलेगा। तो ये सब नेगेटिव होता है अगर आपकी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो दूसरा क्या होता है कि अगर लिक्विडिटी बढ़ रही है तो मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं, क्वांटिटी हैं, अगर मान लीजिए अब हम प्याज ले लेते हैं एक तरीके से, तो अगर मान लीजिए कि देश में 1 टन प्याज है, आज भी उतना ही है, और मान लीजिए 10 साल बाद भी देश में 1 टन प्याज ही पैदा हो रहा है, लेकिन अगर पहले सब लोगों को केवल 20-20 रुपये मिलते थे, अब अगर सब लोगों को 200-200 रुपये मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा और वो उसी प्याज को हायर प्राइसेस पे खरीदेंगे। उससे क्या होगा, इस देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि लिक्विडिटी के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो इकोनॉमी पे पड़ते हैं। एक क्या होता है कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, और दूसरा जो है वो ये कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी जो जीडीपी होगी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इस वजह से हमें इसके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है अगर हमें हेल्थी ग्रोथ रेट से लॉन्ग टर्म में बढ़ते रहना है। तो इस वजह से आरबीआई जो होता है वो कई तरीके अपनाता है ताकि वो लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके इकोनॉमी के अंदर। अब जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये ऐसे कौन कौन से 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आरबीआई जो है वो इतना विचार कर रहा है कि हमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है उसका यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। तो वो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो आरबीआई को पता है कि अभी जिस तरीके का क्राइसिस चल रहा है कोविड का, उससे वो चाहे रेपो रेट कितना भी कम कर लें, वो चाहे रिवर्स रेपो रेट कितना भी कम कर ले आरबीआई, उन्हें पता है कि जो बैंक्स हैं वो लेंड नहीं करेंगे लोगों को। जैसे कि आपको पता होगा भी इस वक्त हमारा जो रेपो रेट है वो 4% है, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो लगभग 3.35% है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो लेंड नहीं कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एनपीए बन सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है, क्योंकि जो जनता है उनके पास अभी पैसे की कमी चल रही है। तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आरबीआई जो है अगर वो किसी को लेंड कर देती है तो वो जो पैसे हैं वो उसके डूबने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये आरबीआई को पता है ये चीज़। दूसरा क्या है कि आरबीआई को ये भी पता है कि अब अगर बैंक्स लेंड नहीं करेंगे लोगों को,
तो फिर हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट कैसे आएगी? नहीं आ पाएगा, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ नहीं पाएगी। तो इसमें फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और गवर्नमेंट जो होती है वो दूसरे सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करना शुरू करती है। जैसे कि मनरेगा की हो सकता है वो आगे चल के सैलरी बढ़ा दें, या फिर 100 दिनों का काम मिलता है उसको 150 दिनों का कर दें, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे रोड बनाने पर, या फिर ऐसे ऐसे काम करेंगी गवर्नमेंट जिससे क्राउडिंग इन हो, यानी कि बहुत सारा पैसा मार्केट में आए और एक्स्ट्रा, तो उससे फिर लिक्विडिटी बढ़ने का डर रहता है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का यूज़ करेगी ताकि वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सके। क्योंकि अगर जो आरबीआई है वो सारा का सारा जो पैसा बैंक्स के पास अवेलेबल है पहले से, उनको नहीं हटाती है और गवर्नमेंट भी सेम टाइम पे पैसा और इन्फ्यूज़ करने लगते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो फिर आरबीआई के लिए भारी पड़ जाएगा लिक्विडिटी को मेंटेन करते रहना, सही स्टेबल कर पाना। क्या होगा, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ सकती है देश के अंदर। तो इस वजह से आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि अब वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का यूज़ करेंगे। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो थी ये बनी कब थी। तो 2014 में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पेश की गई थी उर्जित पटेल कमेटी द्वारा, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें एक ऐसी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बनानी चाहिए। और फिर 2018 में जाकर के ये बिल जो था वो पास हुआ था एज ए फाइनेंस बिल। आप ये भी याद कर सकते हैं, फाइनेंस बिल अलग होता है और मनी बिल अलग होता है, ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप याद कर सकते हैं कि फाइनेंस बिल के थ्रू इसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 2018 में पास किया गया था। हालांकि अभी तक हमने इसका यूज़ करना शुरू नहीं किया था और अभी आरबीआई विचार कर रही है कि हमें इसका उपयोग शुरू करना चाहिए। अभी तक आरबीआई के पास दो ही ऐसे उपाय थे जिसके थ्रू वो पैसे को जो बैंक्स हैं वो उनके आरबीआई के पास पैसा जमा कर सकते थे। एक क्या था, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, उसके थ्रू बैंक जो है वो आरबीआई के पास पैसा जमा करते थे। और दूसरा रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, उसके बदले उन्हें कोलेट्रल मिलता था, यानी कि बॉन्ड एक तरीके से आरबीआई देता था जब बैंक जो है वो पैसा जमा करते थे आरबीआई के पास। लेकिन अब ये जब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आ जाएगी तो ये तीसरी ऐसी फैसिलिटी हो जाएगी जिसके थ्रू बैंक जो है वो आरबीआई के पास पैसा जमा कर पाएंगे। और क्योंकि आरबीआई को इनके बदले में कोई बॉन्ड्स भी नहीं देना, कोई कोलेट्रल भी नहीं देना, तो इस वजह से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स जो हैं वो सारे बैंक जो हैं वो आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है आरबीआई के पास। आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हम ऐसी क्वालिटी वाली वीडियोस लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी आपको उसमें बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड भी डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी, और भी कई सारे अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलेंगी। तो आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक यू।